Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is solving of our biological problems. How we can solve our biological problems? हम biological problems को कैसे solve कर सकते हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्या? एनी प्रॉब्लम्स विच कैन क्रिएट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। Sometime a person ask a question from a biologist कि कोई भी पर्सन एक बायोलॉजिस्ट से कोई क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन का आंसर एक बायोलॉजिस्ट के पास नहीं है, तो अब वो क्या है, वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। तो उसके बाद बायोलॉजिस्ट करता क्या है, उस बायोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एक मेथड यूज करता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड क्या है? अ साइंटिफिक मेथड इन विच सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अ साइंटिफिक मेथड इन विच वी कैन सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि एक साइंटिफिक मेथड जिससे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसे हम एक बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड्स के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन डिफरेंट स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं? उसमें फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। सो ये डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को यूज करके हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे रिकॉग्नाइज होता है? तो वो हमने बात की कि जब कोई एक पर्सन एक बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन करता है, अब उस क्वेश्चन का आंसर उस बायोलॉजिस्ट के पास नहीं है और ना उस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई हो चुका है इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो वो अब क्या है, वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम कैसा है, क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट 5 सेंसेस जो वो यूज करते हैं। 5 सेंसेस जिसमें फर्स्ट है टच, स्मेल, टेस्ट, विजन एंड हेयरिंग। ये 5 सेंसेस होते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशंस के अंदर ये 5 सेंसेस यूज करते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, विजन एंड हेयरिंग। अब इन बेस पे वो क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 टाइप्स की हैं, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट एक्यूरेट होता है। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट आर यूज, कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के केस में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन
बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम है कितना हाई है, यह तो हमने बात की क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के केस में। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। कौन सा? थर्मामीटर। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a liter of water is heavier than a liter of ethanol, यानी कि 1 लीटर वाटर का वेट 1 लीटर एथानॉल से ज़्यादा होता है। अब कितना ज़्यादा होता है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें बताएगी कि a liter of water contain 1000 ग्राम एंड a liter of ethanol contain 789 ग्राम। 1 लीटर वाटर के अंदर 1000 ग्राम होते हैं और 1 लीटर वाटर में 789 ग्राम्स उसका यानी कि वेट होता है। तो इसलिए हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथानॉल। दोनों 1 लीटर हैं, लेकिन 1 लीटर वाटर का वेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अ लीटर ऑफ एथानॉल। अब ये ज़्यादा क्यों होता है, कितना हाई होता है कितना कम होता है? तो लीटर ऑफ वाटर का वेट जो है वो 1000 ग्राम और अ लीटर ऑफ एथानॉल का जो वेट होता है वो 789 ग्राम होता है। तो ये है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस हम कहते हैं टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेंटेटिव explanation of observation is known as hypothesis. Tentative explanation of observation is known as hypothesis. ऑब्जर्वेशंस की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस बनाई, अब जब आप इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, इनके टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन यानी कि खुद से एक क्रिएटिव एक्सप्लेनेशंस करेंगे, उसको खुद से एक्सप्लेन करेंगे, तो वो है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्जर्वेशंस की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक हाइपोथेसिस की डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में भी सिंपल एज पॉसिबल। हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल होने चाहिए और पॉसिबल्स होने चाहिए। पोटेंशियली फॉल्सिबल, यानी कि वो फॉल्सिबल्स हों। हाइपोथेसिस 100% करेक्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि वो पोटेंशियली फॉल्सिबल भी हों। सिंपल एंड पॉसिबल्स, और यानी कि ये डिफरेंट हाइपोथेसिस के अंदर करेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है कि हाइपोथेसिस इज पोटेंशियली फॉल्सिबल्स, कि वो पोटेंशियली जो है वो फॉल्सिबल हो, यानी कि 100% वो करेक्ट ना हो। इसके अलावा सिंपल एज पॉसिबल्स और टेस्टेबल्स हो, यानी कि ये डिफरेंट क्या है? एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस की ये डिफरेंट क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। एंड आफ्टर दैट डिडक्शंस। व्हाट इज मीन बाय डिडक्शंस? यानी कि उसके बाद हम क्या करते हैं? डिडक्शंस बनाते हैं। लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज नॉन एज डिडक्शन, यानी कि फर्स्ट recognition of biological problems, observation, hypothesis, and next one is deduction. Deduction mean logical consequence of hypothesis. Logical consequence of hypothesis is known as deduction.
हाइपोथेसिस के लॉजिकल कंसीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं, सॉरी। लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज नॉन एज डिडक्शंस। और डिडक्शंस फॉर्मेट करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एंड देन मस्ट बी यूज, यानी कि इसमें हम इफ और देन का यूज करते हैं। कहीं पे भी अगर हम डिडक्शंस बना रहे हो तो डिडक्शंस के लिए हम क्या करते हैं? इफ और देन को यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं? हाउ वी कैन यूज इफ एंड देन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल डिडक्शंस बनाता हूं। इफ वी कैन से डैट, यानी कि सिंपल, अब हमारे पास एक डिडक्शन है कि इफ स्पैरो इज, स्पैरो, ईगल, हॉक, pigeon are a birds and have wings. If sparrow, eagle, pigeon and hawk is a bird and have wings, then we can say that all birds have wings. यानी कि फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में मैंने यूज किया इफ स्पैरो, ईगल, पिजन एंड हॉक इज अ बर्ड्स एंड हैव विंग्स, यानी कि अगर स्पैरो, पिजन, ईगल, हॉक जो ये परिंदे हैं और इनके विंग्स होते हैं, सो देन वी कैन से डैट, तब हम कह सकते हैं कि तमाम परिंदों के जो है वो पर होते हैं। तो इफ का मतलब होता है कि अगर, और देन का मतलब होता है कि तब। इफ वी कैन से डैट स्पैरो, ईगल, पिजन, हॉक इज अ बर्ड्स एंड हैव विंग, देन वी कैन से डैट ऑल बर्ड्स हैव अ विंग। सो ये हमने एक सिंपल डिडक्शंस फॉर्मेट किए। अब डिडक्शंस फॉर्मेट करने के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, उनके डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। सो उन रिजल्ट्स की बिहाफ पे फर्दर क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए टू टाइप्स के ग्रुप जो है वो यूज किए जाते हैं। वन इज experimental group and other is a control group। एक इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यूज होता है और दूसरा जो है वो कंट्रोल ग्रुप यूज किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई अगर आपके पास एक स्पेसिमन है उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। उसके साथ आप एक ग्रुप नॉर्मल कंडीशंस में रखते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आप एक ग्रुप रखते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करने के लिए उसको आप एक नॉर्मल इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके पास कंट्रोल ग्रुप है। अब लेट्स सपोज कि आप एक प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है कि नहीं है, तो आप उस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर आप उसमें फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व करते हैं। तो ये प्लांट्स आपके पास हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी है कि नहीं, आपने उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं किए। सो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसके साथ आप एक और प्लांट्स कंपेयर करते हैं, यानी कि उसके साथ एक रखते हैं जिसको आप नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो आपके पास क्या है? कंट्रोल ग्रुप। सो जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं वहाँ पे एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, और उसके साथ कंपेयर करने के लिए एक कंट्रोल ग्रुप भी यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट नेक्स्ट स्टेप यूज करते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। साइंटिस्ट एक टाइम में कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते बल्कि मैनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, उनके डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, फिर उसके बाद उन रिजल्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनका डाटा बनाते हैं। रिजल्ट्स कलेक्ट करने के लिए या तो जो है वो फ्लो चार्ट, मैप, टेबल, यानी कि डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको समराइज करते हैं।
डाटा यानी कि जो रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के उनको समराइज किया जाता है और समराइज करने के बाद नेक्स्ट होती हैं उसके रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स की जब वो रिपोर्टिंग की जाती हैं। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जब साइंटिस्ट के पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं तो उनको न्यूज़पेपर में, कॉलेज मैगजीन्स में उनको पब्लिश करवाया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स जब यानी कि हेल्ड किए जाते हैं, उन सेमिनार्स के अंदर उन रिजल्ट्स को आगे जब वो ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि बाकी कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इन एक्सपेरिमेंट्स को जान सके, इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें और इसके बारे में फर्दर जब वो रिसर्च कर सकें। तो ये होती है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स, यानी कि ये सारे जो है क्या है, इनके डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स, जब रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग कंप्लीट होती हैं तो एट द एंड साइंटिस्ट करते क्या हैं, थ्योरी बनाते हैं और थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो है वो लॉ बनती है। थ्योरी हम कहते हैं कि इफ़ अ हाइपोथेसिस इज सर्वाइव एंड सच डेबिट अप्रोच, यानी कि अगर कोई एक हाइपोथेसिस जो है वो सर्वाइव करती हैं तो वो आपके पास क्या है, उससे आप जो है वो थ्योरीज बनाते हैं। लेकिन थ्योरीज भी जो है वो रिजेक्ट होती है, 100% श्योर नहीं होते। उस थ्योरी के बाद आप जाते हैं एट द एंड लॉ पे। जो लॉ होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती हैं। अ साइंटिफिक लॉ इज अ कांस्टेंट। एक साइंटिफिक लॉ क्या है, कांस्टेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। साइंटिफिक लॉ इज अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कि एक साइंटिफिक लॉ जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। सो बायो के अंदर हमारे पास दो लॉ हैं। एक है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और एक है हार्डे-विंबर लॉ। यानी कि ये दो लॉ साइंटिस्ट ने बनाए जो कि कांस्टेंट हैं। जब एक दफ़ा लॉ बनता है तो लॉ क्या है, लॉ जो है वो कांस्टेंट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये दो इसकी एग्जांपल हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डे-विंबर थ्योरम या हार्डे-विंबर लॉ। सो ये हमारे पास हैं डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि एक बायोलॉजिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये डिफरेंट स्टेप्स जो वो यूज़ करता है इसी सीक्वेंस में। सो इसी सीक्वेंस में हम ये डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करके इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।